स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14.16 से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन द फोर्स कांस्टेंट k एंड मास m ऑफ पार्टिकल दैट इज t इक्वल टू 2 pi under root m by k. A simple pendulum executes simple harmonic motion approximately. Why then is the time period of a pendulum independent of the mass of the pendulum? देखिए हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी हुई है कि जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तब जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का उसका फॉर्मूला बना 2 pi under root m by k. इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर टाइम पीरियड मास पर डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम के लिए हमने इक्वेशन बनाया था t इक्वल टू 2 pi under root l by g, मतलब कि वहाँ पर वो जो है वो टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पर जो है वो प्रूव करना है। तो अगर हम बात करें कि फॉर सिंपल पेंडुलम हम लिख सकते हैं f इक्वल टू माइनस के एक्स के, मतलब हम जानते हैं कि f बाय एल, f मतलब हो गया mg पेंडुलम के लिए, बाय l आप लिख सकते हो इनटू x। तो ये इक्वेशन आपके पास ये फोर्स की ऐसी फॉर्मूला बन गई। ओके, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे, जिससे देखिए आपके पास कुछ ऐसी फॉर्मूला है टाइम पीरियड की स्प्रिंग के लिए t इज इक्वल टू 2 pi under root m by k, ऐसी फॉर्मूला हम लिखते हैं, राइट। तो वहाँ पर कांस्टेंट k है, उसकी वैल्यू हम ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग देम हमें क्या मिलेगा, देखिए वी गेट k इक्वल टू एम जी बाय एल। तो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है, राइट। तो नाउ फॉर स्प्रिंग अगर हमारे पास इक्वेशन जो है टाइम पीरियड का वो है 2 pi under root m by k, यहाँ पर k की वैल्यू हमें ये मिली है, वो यहाँ पर हम रख रहे हैं m by k, मतलब क्या मिला है हमें mg by l, राइट। तो mg by आपको क्या करना है l, तो देख सकते हैं ये m और m कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल 2 pi under root क्या मिल गया आपको l by g। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन बन रहा है उसमें मास वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब वो मास से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया k के साथ और उससे हमारी ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रही है, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन है बी, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एंगल ऑसिलेशन when थीटा इज वेरी स्मॉल। आपको याद होगा कि हमने जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी ऐसी फॉर्मूला लिखी थी कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू साइन थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। We can write in radians sin theta is approximately थीटा ले रहे थे हम, राइट। तो उसको हमने जो टॉर्क की फॉर्मूला और कंपेयर करके हमने जो टाइम पीरियड की फॉर्मूला बनाई थी वो ऐसी बनी थी t इज इक्वल टू 2 pi under root l by g, ये फॉर्मूला यहाँ पर बन रही थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एंगल ऑसिलेशंस. For larger angles of oscillation, a more involved analysis shows that t is greater than 2 pi under root l by g. Think of a quantitative argument to appreciate this result. देखिए when theta is large, मतलब अगर जो थीटा स्मॉल है तो हम साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं, तब टाइम पीरियड की ये फॉर्मूला हमें मिलेगी। लेकिन अगर थीटा लार्ज होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें थीटा अगर लार्ज हुआ तो अल्फा जो होगा वो उसकी वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, कम मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब देन अल्फा विल बी स्मॉल। तो अगर अल्फा स्मॉल है मतलब एक्सेलरेशन स्मॉल होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टी ज़्यादा होगा, देन t will be more than t equal to 2 pi under root l by g, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे एक्सेलरेशन जितना कम होगा तो उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, राइट। चलो क्वेश्चन सी, अ मैन विथ अ रिस्ट वॉच ऑन हिज हैंड फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, डज द वॉच गिव करेक्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल। देखिए जो
क्लॉक जो है वो किस पर काम करती है, तो उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो स्प्रिंग सिस्टम होती है, राइट। तो स्प्रिंग सिस्टम में जो टाइम पीरियड मेजर होता है वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ उसका फ्री फॉल हो रहा है तब भी जो उसकी रीस्ट वॉच होगी वो टाइम सही दिखाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो सिस्टम यूज़ हुई है उसमें एक्सेलरेशन की वजह से, जी की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए टाइम पीरियड में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Question D. What is the frequency of oscillation of a simple pendulum mounted in a cabin that is freely falling under gravity? देखिए, फ्री फॉल की बात की है। फ्री फॉल की बात आप जानते हो कि इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ज़ीरो, राइट। मतलब आप बोल सकते हो कि इफेक्टिव मतलब जी डैश इक्वल टू क्या होगा फॉर फ्री फॉल, क्या होता है? ज़ीरो। अगर जी ज़ीरो है तो टाइम पीरियड के आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो √L/g, अगर जी की वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम पीरियड कैसा मिलेगा आपको? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम माउंटेड इन कैबिन दैट इज फ्री फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। तो अगर टाइम पीरियड इनफाइनाइट है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी। फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होना इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये आंसर आपको ऐसे लिखना होगा। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है आपको? A simple pendulum of length L and having a bob of mass m is suspended in a car. The car is moving on a circular track of radius r with a uniform speed v. If the pendulum makes a small oscillation in a radial direction about its equilibrium position, what will be its time period? देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड चाहिए आपको। टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होगी? 2π√L/g। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन टोटल कितना होगा वही हमें चाहिए। तो कार जो है वो ऐसे मोशन कर रही है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी F=mg। तो एक हो गया g, एक कंपोनेंट क्या हो गया g, और दूसरा यहाँ पर सर्कुलर मोशन है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो, आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो देन इफेक्टिव एक्सेलरेशन, उसको सपोज मैं लिख रही हूँ जी डैश, तो वो कितना होगा? दो कंपोनेंट है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। एक हो गया g इक्वल टू, आप ऐसे लिखोगे, एक हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g प्लस दूसरा क्या होगा? तो v²/r, राइट। तो ये दोनों है यहाँ पर। तो अगर मुझे इसका ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो अगर मैं रिजल्टेंट निकाल रही हूँ तो स्क्वायर रूट में क्या करेंगे? g² + v²/r², ऐसे आप उसको लिख सकते हो, राइट। तो ये जो हो गया वो रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर टाइम पीरियड मुझे चाहिए तो t इक्वल टू फॉर्मूला 2π√L/g डैश, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो √L/g डैश। g डैश की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट में है तो मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ, उसकी पावर ये v की 4 पावर हो गई बाय r² और उसकी 1/2 पावर आप लिख सकते हो। तो ये जो हो गया वो इफेक्टिव टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पर आपको इतना ही सोचना है कि यहाँ पर दोनों एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको इजीली टाइम पीरियड मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसमें क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। A cylindrical piece of cork of density of base area A and height h floats in a liquid of density ρL. The cork is depressed slightly, then released. Show that the cork oscillation up and down simple harmonically with a period t equal to 2π√h(ρ)/ρLg, where ρ is the density of cork. Ignore damping due to viscosity of liquid. देखिए आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक कॉर्क है, सपोज ये आपका हो गया कॉर्क, ओके। इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? h है। इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो a जितना है, ओके। और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है। तो अगर मैं इसके मास की बात करूँ तो मास इन एयर, मास ऑफ कॉर्क लिखेंगे इन एयर,
सपोज m इक्वल टू क्या होगा, तो मास इज इक्वल टू आप जानते हो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हो गई रो, एंड वॉल्यूम मतलब क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। तो ये जो है इतना उसका मास हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, राइट। ओके, अब आपने क्या किया है, ये सेम कॉर्क है उसको आपने लिक्विड के अंदर रखा है, तो ऐसे हो गया। तो ये आपका कॉर्क है जिसकी हाइट क्या है, h है, फिर से मैं लिख रही हूँ, और उसको आपने जो है वो लिक्विड के अंदर रखा है। सपोज इसकी जो डेंसिटी है वो हमने रो L हमें दी हुई है, और क्या लिखा है, फिर से एक बार, हाइट h फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो L, द कॉर्क इज डिप्रेस्ड। ओके, पहली चीज़, अब अगर हमने इसको यहाँ पर रखा है और सपोज वो L जितना, उसकी लेंथ जो है वो L जितनी जो है वो लिक्विड के अंदर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तब उसका मास क्या होगा, वो अभी हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर वर्ड्स हम यहाँ पर लिखेंगे, व्हेन लेंथ L लेंथ ऑफ कॉर्क is depressed in liquid, then its mass m डैश लिख रही हूँ मैं, मास मतलब फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है यहाँ पर, रो L। अब वॉल्यूम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो गई L जितना हमने उसको अंदर लिया है इसलिए। तो यहाँ पर मास को आप ऐसे लिख सकते हो। और आप जानते हो कि फ्लोटेशन का जो रूल है, प्रिंसिपल है, उससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितना ये लिक्विड के अंदर जाएगा, तो जितना इसमें से लिक्विड जो, जितना कॉर्क का जो वेट होगा, जितना वो अंदर जाएगा, उतनी ही वेट का जो वाटर होगा या फिर लिक्विड होगा वो उससे बाहर निकलेगा। तो बाय आप लिख सकते हो, बाय फ्लोटेशन प्रिंसिपल we can write weight in air, weight in air equal to weight in liquid, या फिर weight आप लिखोगे यहाँ पर mg इक्वल टू आपका क्या होगा, m डैश g। तो m मतलब हो गया रो a h इंटू जी इज इक्वल टू m डैश मतलब रो l a l इंटू जी। g और g तो कैंसिल आउट हो गया, a भी कैंसिल आउट हो गया, देन h विल बी रो l इंटू l बाय आप लिख सकते हो रो। तो ये जो है वो कॉर्क की आपको हाइट मिली यहाँ से। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोटेशन प्रिंसिपल हमने यूज़ किया और उसकी हेल्प लेके हमने इसकी जो हाइट है ओरिजिनल वो फाइंड की। अब हमें क्या करना है, नाउ देखिए, अब आपको क्या करना है, यस, द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज। सपोज मैंने यहाँ से उसको थोड़ा ऐसे नीचे किया, सपोज वो y जितना मैंने उसको डिप्रेस किया, तो नाउ लेट द कॉर्क depressed by length y। जब वो y जितना डिप्रेस होगा तो फिर वो आप उसको छोड़ दोगे तो वो ऑसिलेशन करेगा, राइट। तो वो वही चाहिए हमें, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं उसको y जितना उसको ऐसे डिप्रेस करूँगी तो कुछ ऐसी कंडीशन होने वाली है। अब इसकी ये लिक्विड के अंदर है, ओके, और मैंने थोड़ा सा y जितना उसको डिप्रेस किया है, तो सपोज वो y जितना अंदर गया, ये y जितना इसको हमने डिप्रेस किया है, तो इस पर क्या होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। आप सोच सकते हैं इसको आप नीचे प्रेस करोगे तो वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब नाउ रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो आप सोच सकते हैं F इक्वल टू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं माइनस, वो फोर्स कैसे लगेगा, ऑपोजिट साइड लगेगा, इसलिए मैं माइनस साइन लगा रही हूँ, माइनस आप बोल सकते हो mg। तो इसका जो मास है वो इसके अंदर हमने रखा है, तो इसका मास जो है वो आप लिख सकते हो फिर से, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मतलब कितनी है, रो L, और वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको मिल रही है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं रीअरेंज करके लिख
रही हूँ, रो ए जी इंटू वाई, आप देख सकते हैं ये सारे जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो कैसे लग रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में और उसके प्रपोर्शन में। सो द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पर अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो F इक्वल टू आप बोल सकते हो के वाई, तो ये कांस्टेंट के आपको मिल गया, तो सो के इक्वल टू आप बोल सकते हो रो एल ए इंटू जी मिल गया। नाउ अगर मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हमारे पास क्या फॉर्मूला थी m बाय के, तो 2 पाई अंडर रूट m मतलब मास, तो इसका मास जो है वो मास कितना है हमारे पास, तो लिख सकते हैं यहाँ से ये हो गया रो ए एच राइट अपॉन के मतलब क्या है रो एल ए इंटू जी, तो ए और ए कैंसल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड की ये फॉर्मूला हमें मिल रही है एच रो अपॉन रो एल इंटू जी। तो यहाँ पर हमें वही प्रूव करने को बोला था कि टाइम पीरियड ऑसिलेशन का क्या होगा, तो वो प्रूव करना था, वो हमें मिल गया। यहाँ पर आप एच की ये वाली वैल्यू भी रख सकते हो, तो आपको ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने यही किया कि इनिशियली एयर में उसका वेट क्या था वो फाइंड किया, मास फाइंड किया, जिससे हमें वेट मिल सकता है, फिर उसको हमने एल जितना उसको नीचे अंदर रखा है, एल जितनी लेंथ उसकी अंदर रखी है लिक्विड के अंदर, तब जो मास होगा वो भी हमें मिल सकता है, तो उसकी हेल्प लेके उसकी हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना उसका वेट जो फ्लोटेशन प्रिंसिपल ही यूज़ किया, जितना वेट उसका एयर में होगा उतना ही कहाँ पर होने वाला है लिक्विड में, तो लिक्विड में उसका वेट हमने फाइंड कर दिया और एच मिल गया। उसके बाद उसको हमने वाई जितना नीचे डिप्रेस किया, तो वो क्या हो रहा है ऑसिलेशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि उस पर रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है माइनस एम जी जितनी, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है बस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे उसको लिखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें हमें क्या करना है, देखो, one end of a U tube containing mercury is connected to a suction pump and the other end to atmosphere. A small pressure difference is maintained by the two columns. Show that when the suction pump is removed, the column of mercury in U tube executes simple harmonic motion. मतलब आपके पास ऐसी कोई U tube है जिसके अंदर आपने मर्क्यूरी भर दिया है, राइट? तो इनिशियली आपने दोनों को सपोज ऐसे लेवल में रखा है, ओके, सक्शन पंप की हेल्प लेके। तो यहाँ पर आप ऐसे कर रहे हो कि सपोज इसकी जब वो पंप आप हटा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सपोज एच जितना उसका लेवल नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, राइट, एच जितना ऊपर जाएगा, लेकिन ये नीचे आया तो टोटल जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 2h होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये इनिशियली दोनों यहाँ पर है, राइट। तो अब क्या हुआ, ये सपोज h जितना नीचे आया यहाँ पर आया, तो अब ये और ये पॉइंट का डिफरेंस कितना हो गया, 2h डबल हो जाएगा। सो प्रेशर विल बी, प्रेशर कितना होगा, तो आप बोल सकते हो एच रो जी फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2h रो जी, इतना प्रेशर हो गया। सो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो आपके पास फॉर्मूला हो गई 2h रो जी इंटू ए। अब आप जानते हो यहाँ पर 2 है, रो है, जी है, ए है, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, सिर्फ h जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हो h। तो ये मोशन कैसा हो गया आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है आपकी ये कैसी हो गई, तो आप बोल सकते हो h के प्रपोर्शन में। और आप जानते हो कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, उसको वही चीज़ वापस लेनी है, तो उसके लिए यहाँ से फिर से यहाँ से फोर्स लगेगी जैसे वो वापस आ सके, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और उसको आप F इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ या फिर माइनस के एच के साथ कंपेयर करोगे, F इक्वल टू के एच, देन K इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2h रो जी, तो इतना मिलेगा। देन टाइम पीरियड T इज इक्वल टू, फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाय K। अगर K की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, K मतलब मुझे क्या लेना है 2h रो जी,
तो ये जो होगी वो उसकी टाइम पीरियड की फॉर्मूला होगी। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करके वो टाइम पीरियड आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो बस यहाँ तक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो एडिशनल एक्सरसाइज है हमारी।